Very good morning and Jai Hind beta. How are you students? I hope you are fine. Students, yesterday and day before yesterday we have started your book, that is Indian Economy Development, and students, you can see in Indian Economy Development, that is chapter first, Indian Economy on the Eve of Independence, and in this chapter we have discussed some points related to started of Indian economy. Students, you can say in this chapter Indian economy on the eve of Independence Day. So you can say introduction आपने क्लियर किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें आप लोगों को पॉवर्टी एंड फेमाइन एंड दादा भाई नौरोजी द्वारा जो उन्होंने नेशनल इनकम काउंट की थी वो, प्लस साइंटिफिक नेशनल इनकम विच इज कैलकुलेटेड बाय द VKRV राव. वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस एंड स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो डिस्कस दीज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी. In Indian economy, that is agriculture backwardness, industry low level industrial, foreign trade unfavorable, demographic transition poor condition, and low level of occupational structure, very low level infrastructure is unifair. So students, we have discussed these things in earlier videos. Getting agriculture sector, अब आप लोगों को ये 1 by 1 पढ़ना है. एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था आप लोगों का, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा है आप लोगों का, देन आपका फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस session. Agriculture sector on the eve of independence we have already discussed. Getting features आपने पढ़ा इसका, that is weak production accumulation, low level of production, unemployment and underemployment, subdivision of land holding and land tenure system. There are 3 land tenure system which we have discussed already, that is जमींदारी system, महलवाड़ी system and रेयतवाड़ी system. जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, एंड जमींदारी सिस्टम में जमींदार फार्मर से, एक्चुअल फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था एंड गवर्नमेंट को वो सबमिट करता था. गेटिंग सेम एज ए महलवाड़ी सिस्टम, थोड़ा सा चेंज हुआ, एंड रेयतवाड़ी सिस्टम. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स इन प्रीवियस वीडियो. गेटिंग, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. You can see industrial sector on the eve of independence, and like agriculture sector, you can see here, like agriculture sector, industrial sector is also not developed during the British. Like you can say, like agriculture, the industrial sector of India could not develop under the British rule. The state of Indian industrial sector on the eve of independence was as following. So we have studied by the help of these heading. Like first is deindustrialization. So students, please read with me and try to understand. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप लोगों की कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. गेटिंग, ये आप लोग पढ़ रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहला हेडिंग क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यू कैन सी दैट डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ये फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड लेवल पर
फेमस था, बट अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश ने इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बंद किया और नई कंपनियों को ओपन करना स्टार्ट किया जिससे ब्रिटेन को बेनिफिट मिले। यू कैन सी हियर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर फॉलो द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। The primary motive behind the deindustrialization the British government was twofold। अब देखो क्या फोल्ड्स थे। सबसे पहले तो आपकी कंट्री को उन्होंने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया था, यानी मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमर्शलाइजेशन बनाया। इन कॉमर्शलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मोर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराया। सेल्फ कंजप्शन के प्रोडक्शन से वो क्रॉप्स यूज की गई जो ब्रिटेन की कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी में कपड़ों पे डाई करने के लिए काम आती थी। इंडिगो को प्लांट कराया और इंडिगो यहां से जाता था एज ए रॉ मटेरियल फॉर्म, जिसको वो कम प्राइस पे लेते थे और अदर कंट्री में प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अपनी कंट्री को यहां पर प्रोडक्ट को सेल करते थे हायर प्राइस पे। सो डी फोल्ड्स यू कैन सी हेयर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में टू फोल्ड्स क्या बेनिफिट थे आप फर्स्ट देखिए, दैट इज इन फर्स्ट टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। इंडिया से क्या करते थे, चीप रेट पे रॉ मटेरियल परचेज करते थे, एंड दस टू रिड्यूस इंडिया, यू कैन सी हियर, अब वेट अ सेकेंड बेटा, यस yes, now you can see। so students, deindustrialization में क्या था, motive to the behind of industry, that is yes, to get raw material from India at cheaper rate and thus to reduce India to more exporter of raw materials to the British industry। यानी क्या करना था, to get raw material, raw material को to get raw material from India at cheaper rate and thus to reduce India as a mirror exporter of raw materials टू द ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बना इंडिया, वो केवल एक्सपोर्ट करता था, इंडिया ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स का। सेकंड क्या था, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। जो इंडियन मार्केट में था वो हायर प्राइस पे ब्रिटेन की गुड्स, यानी यहां से पहले रॉ मटेरियल गया चीपर प्राइस पे, देन आफ्टर ब्रिटेन में गुड्स प्रोड्यूस हुई, वो गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद दोबारा से इंडिया में आई और जो फिनिश प्रोडक्ट था इंडिया में उसको हाई प्राइस पे सेल किया गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, आपका डबल एक्सप्लोटेशन हुआ। एक तो आपसे रॉ मटेरियल सस्ते प्राइस में चीपर रेट पे लिया जा रहा है, एंड सेकंड थिंग आपको जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो हाई प्राइस पे किया जा रहा है। गेटिंग, अगेन देखिए आप लोग, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट and thus to reduce India to a mirror exporter of raw material to the British industry। Second part में क्या, to sell British manufacturer good in India market at higher price। जो British manufacturer goods थे इंडिया के मार्केट में उसको higher price पे सेल किया गया। You can say बेटा, in this way they are exploited India through the device of double exploitation। How can double exploitation? Follow discrimination tariff policy। Double exploitation क्या उन्होंने, it resulted in decline of world famous traditional handicraft। Britisher follow discrimination tariff policy। discrimination tariff policy क्या थी कि अगर इंडिया ब्रिटेन के साथ ट्रेड करता है तो कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, और अगर अदर कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो उस पे हाई से हाई टैक्स लगे। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इंडिया विद अदर कंट्री। यू कैन सी हियर, इन दिस वे दे आर एक्सप्लोटेड इंडिया थ्रू द डिवाइस ऑफ डबल एक्सप्लोटेशन। डबल एक्सप्लोटेशन कैसे हुआ, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि इंडिया
रॉ मटेरियल हायर चीपर प्राइस पे सेल करता था और रॉ मटेरियल से बनने वाले फिनिश गुड्स को हायर प्राइस पे परचेज करता था। गेटिंग, इसका रिजल्ट देखिए, इट रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वर्ल्ड में जो पूरा फेमस था वो डिक्लाइन हुआ। एंड ब्रिटिशर फॉलो डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। आप इसको देख सकते हो, ब्लैक बोल्ड किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी क्या थी बेटा? इट अलाउड फ्री एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हम इंडिया वाले ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर सकते थे फ्री। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स टू इंडिया बट प्लेस हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट। अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होना है उस पर टैक्स ज्यादा ले देती। यानी अगर कोई गुड्स, कोई रॉ मटेरियल्स इंडिया ब्रिटेन को सेल करता है तो कोई टैक्स नहीं। ब्रिटेन फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करता है तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर इंडिया हैंडीक्राफ्ट बना के किसी कंट्री को सेल करता है तो हैवी ड्यूटी, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स। गेटिंग, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इट अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन फाइनल गुड्स टू इंडिया बट place heavy duty on export of Indian handicraft. In this way, Indian market were full of manufactured goods from Britain. इंडिया की मार्केट में वो सारी गुड्स दिखाई दे रही थी जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हो रही थी। गेटिंग बेटा, इंडिया की सारी मार्केट में ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर गुड्स दिखाई दे रही थी। एंड in this way, Indian market were fully of manufacturing goods from Britain, which were low price. Indian handicraft started losing both domestic market and export market. Ultimately the handicraft industry decline. यानी जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का अगर प्रोडक्ट बनाते हैं विद इन कंट्री उसकी उतनी डिमांड नहीं थी। अगर कंट्री को आप अदर कंट्री को सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ने उस पर ज्यादा प्राइस लगा रखा था, ज्यादा टैक्स लगा रखा था। अगर ज्यादा टैक्स लगा रखा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? ज्यादा जितना टैक्स लगेगा उस पर ऑटोमेटिकली उतना ही वो हाई प्राइस हो जाएंगे और मार्केट में वो सेल नहीं होगा। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट समझे आप। फर्स्ट पॉइंट क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक तो आप डबल फोल्ड, टू फोल्ड्स की पॉलिसी समझे होंगे, जिसमें इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्टर था और फिनिश गुड का इंपोर्टर। रॉ मटेरियल चीपर रेट में लेता था और फिनिश गुड को हायर रेट पर। और दूसरा था बेटा, इसके वे में डबल एक्सप्लोटेशन हो रहा था इंडियन पर्सन का। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी में मैंने बताया आपको कि इंडिया अदर कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो उस पर हाई टैक्स, और अगर इंडिया ब्रिटेन को कोई प्रोडक्ट देता है उस पर कोई टैरिफ नहीं। ब्रिटेन इंडिया में अपने फिनिश प्रोडक्ट को सेल करता है उस पर कोई टैरिफ नहीं। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। I hope this point is very clear to all students. Now, lopsided modern industrial structure. अब देखिए, lopsided होता है वन साइडेड, एक तरफा। मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर देखो, अनबैलेंस एंड lopsided structure of Indian industries is again a legacy of the British rule in India. British ruler neither permitted modernization of industry or nor did they increase the growth of heavy industry in India. ना ही तो परमिट करते थे कि मॉडर्नाइजेशन हो इंडियन इंडस्ट्री का, और ना ही ये परमिट करते थे कि ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, ये नहीं करने देते थे। Getting the period 1850 to 55 saw the establishment of first cotton mill. ये आपसे पूछा जा सकता है, 1850-55 में फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। दिस इज क्लियर। एंड द फर्स्ट कोयल माइन बाय एंड ऑफ 19th century there were 194 cotton mills and 36 jute mills. The cotton textile mills were located in the western part of the country in the state of Maharashtra and Gujarat. ये क्या बताना चाह रहा है बेटा? इसने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि 1850-55 में आप लोगों के यहाँ पे फर्स्ट कॉटन मिल स्टेब्लिश हुई, और जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आया ये 194 कॉटन मिल्स हो गई और 36 जूट मिल। गेटिंग? ऑन द अदर हैंड, जूट मिल्स इन बंगाल वर स्टेब्लिश मेनली बाय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। ब्रिटेन ने बंगाल को अपनी कैपिटल बना रखा था,
और बंगाल में जूट मिल स्टार्ट हुई। इसका क्रेडिट किसको जाता था? फॉर बिगिनिंग ऑफ किसका क्रेडिट? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स गोज टू जमशेदजी टाटा। बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड पर्सन थे, आप देख सकते हो। द क्रेडिट फॉर द बिगनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल गोज टू जमशेदजी टाटा। गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दिस इज नोन एज टिस्को, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 1907 इन इंडिया। आप इसको दोबारा से सुनो और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। द क्रेडिट फॉर द बिगनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल गोज टू जमशेदजी टाटा एंड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 इन इंडिया। इट एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट प्लांट इन जमशेदपुर बिहार। यानी आपसे पूछा जाता है कि टिस्को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है किसने स्टेब्लिश की? जमशेदजी टाटा ने। कब स्टेब्लिश की? अगस्त 1907। इनकॉर्पोरेट मीन्स स्टार्ट हुई। एंड कहाँ पर लगा ये प्लांट? जमशेदपुर बिहार में। गेटिंग सम अदर इंडस्ट्री विच हैड देयर मोडेस्ट बिगिनिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाइक शुगर, सीमेंट, chemical and paper industry. Getting so these there are 2 points you people understand that first is industrial sector की क्या हमें पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर on the time of eve of independence. This is your definition today's topic. इंडस्ट्रियल सेक्टर on the eve of independence. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी लाइक एग्रीकल्चर आपके अच्छी इसकी कंडीशन नहीं थी। और इसमें आपने पढ़ा सबसे पहला पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, जिसमें डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट हुए और डबल एक्सप्लोटेशन और डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की गई बाय द ब्रिटिशर। सेकंड आपने पढ़ा लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लोप साइडेड कैसे था? जहां पर वन साइडेड, जहां उनको चाहा, ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, जहां बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको वहीं पे कंपनी स्टेब्लिश कर दी। गेटिंग नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर लेकिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, एक कैपिटल गुड्स होती हैं और दूसरी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मशीनरी होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं, वो कैपिटल गुड्स आएंगी। और कंज्यूमर गुड्स विच इज द यूज ऑफ consumption process. So capital goods industry were lacking means the policy of Britisher was simply to develop those industry which would never be competitive to the British industry. They always, they किसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर? ब्रिटिशर के लिए। They always wanted Indians to the dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. यानी अंग्रेज या ब्रिटिशर हमेशा चाहते थे, क्या चाहते थे बेटा? कि इंडिया ऑलवेज डिपेंड रहे कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटेन पर। जितनी भी हैवी इक्विपमेंट है, जितनी गुड्स हैं, उनके लिए इंडिया ऑलवेज किस पे डिपेंड रहे? अगेन देखिए अंडरलाइन हुआ है, दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। यहां से पढ़िए, दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. Thus the development of a few consumer goods industry was witnessed during the British rules. यानी जितनी कंपनियां भी लगी हैं वो कंज्यूमर गुड्स की लगी हैं। कैपिटल गुड्स अंग्रेजों ने यहाँ पे आपकी कंट्री में बनने ही नहीं दी। क्लियर है? एक तो कंपनियां बनी हैं लेकिन उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने नहीं करने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि आपकी कंट्री ऑलवेज किस पे डिपेंड रहे? कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटेन पर। The heavy industry were by and large conspicuous by their absence, the resulting in an unbalanced and lopsided growth of industrial in India. यानी unbalanced था, किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन था, किसी में नहीं था, and lopsided growth of industry. I hope these 3 points clear. यहाँ पे भी लिखा है, देखो बेटा, टिस्को was incorporated in August 1907. फर्स्ट पॉइंट आपने डिंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा। सेकंड लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री, कैपिटल इंडस्ट्री और लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज अ नेक्स्ट पॉइंट। यस, यू कैन सी हियर लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वाज कॉन्फाइंड टू रेलवे, पावर जनरेशन, कंजप्शन एंड
limited operation of the public sector. Public sector was confined to railway, power generation, communication, ports and some other departmental undertaking. So students, this was your industrial sector of the on the eve of Independence Day, and we have explained only one topic, that is industrial sector on the eve of Independence Day. And yesterday we have explained agriculture sector on the eve of independence. Getting? And tomorrow we will discuss foreign trade on the eve of independence, then demographic condition and infrastructure and occupational structure. Getting? So one by one we will explain these things. Getting? So this is sufficient for today, and yes, students, I hope you people understand these things, and I have explained only some things related to this chapter, like I have explained meaning of agriculture at the time of condition of agriculture at the time of independence, and today we have discussed only one point, that is इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. सो नॉर्मली लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट वेरी मच गुड्स, अच्छा नहीं था. और उसके लिए आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं, लाइक सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या पढ़ा बेटा? इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव डिस्कस दैट इंडियन के जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट थे वो बंद हुए सबसे पहले, क्योंकि ब्रिटिशर ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया. इंडिको को प्लांट उन्होंने एम्फेसाइज किया कि और फोर्स किया कि इंडिको का प्लांट ग्रोइंग किया जाए. देन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड डबल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन. डबल एक्सप्लोटेशन कैसे? आपका रॉ मटेरियल चीपर रेट में प्राइस करते थे, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में ले जाते थे, उससे फिनिश गुड प्रोडक्ट करते थे और फिर इंडियन मार्केट में लाके उसको हायर प्राइस पे सेल करते थे. इट इज नोन एज डबल एक्सप्लोटेशन. वन मोर थिंग्स इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी. इन डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर यूज दैट अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है ब्रिटेन के साथ, देयर विल बी नो टैक्स, नो टैरिफ, no import tax, no export tax. But if India export their handicraft work in other country, then they people impose a higher tax on Indian person. So this is known as discrimination tariff policy. इसके अलावा आपने आप पढ़ा इस चैप्टर में, that is lopsided मॉडर्न इंडस्ट्री. सो मॉडर्न इंडस्ट्री उन्होंने लगाने नहीं दी, यहाँ पर कैपिटल गुड्स को नहीं उन्होंने लगाने दिया. वो चाहते थे कि ऑलवेज इंडिया डिपेंड ऑन द ब्रिटेन. थोड़ी सी इंडस्ट्रियां लगी हैं, टिस्को टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में बिहार में 1907 में इस्टेब्लिश की. गेटिंग? देन कैपिटल गुड्स और पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स भी ज़्यादा डेवलप नहीं थी. कैपिटल गुड्स के लिए मैंने बता दिया, वो चाहते थे कि ऑलवेज इंडियन पर्सन डिपेंड ऑन ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स. जो यहाँ पे हुआ भी है, उन्होंने केवल कंज्यूमर गुड्स को सपोर्ट किया. सो दीज अ वेरी स्मॉल टॉपिक वी हैव क्लियर टुडे. आई होप यू पीपल will go through with your book and read it, and if you have any problem related to this, you can contact me. Thank you so much 12th class.